अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट उसका एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और हमने देखा कि फर्मेंटेशन क्या चीज़ है, किस तरीके से हम उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आज हम देखेंगे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ इसका दूसरा जो नाम है दैट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्योंकि हम डीएनए को जो है वो रिकम्बाइन करते हैं, उसमें या तो उसमें से कोई उसका जो पीस है वो हम हटा देते हैं या उसमें कोई नया लगा देते हैं, तो मतलब या फिर हम टोटली हम नया डीएनए जो है उसको हम लैब में बना सकते हैं आर्टिफिशियली। तो या अगर कोई इसमें कोई डैमेज हुआ हुआ है डीएनए का कोई पार्ट, तो उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये सारे हो जाते हैं इसमें। इट इज़ इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, यानी लैब के अंदर आर्टिफिशियली बनाना है इसको। मॉडिफिकेशन यानी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको चेंज करना। रिमूवल, कोई चीज़ उसमें से हम हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी डिजीज़ की कोई जीन जो है अगर हम उसको हटा दें तो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है उसमें अगर कोई डिजीज़ ना हो, हम चाहते हैं कि वो डिजीज़ फ्री हो जाए वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो उसमें से हम जो डिजीज़ कॉजिंग जो जीन है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, या हम अपने फ़ायदे के जीन ऐड कर सकते हैं, या हम जो डीएनए है उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड इन द mid-70s when it became possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another। तो 1970s में ये स्टार्ट हुई थी और उसमें हम जो थे वो साइंटिस्ट जो थे वो इस काबिल हो गए थे कि वो डीएनए को कट कर सकते थे और किसी एक जगह से डीएनए लेके किसी और ऑर्गेनिज्म में जाके उसके डीएनए के साथ अटैच कर सकते थे। और इस तरीके से जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरियम है तो उसके अंदर जो है वो हम उसका जो डीएनए है वो किसी और के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया के अंदर हम कोई जीन एंटर करके और जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और जिस ख़ास तौर पे जो बैक्टीरिया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस वजह से जो भी जीन हमने मल्टीप्लाई करनी होती है, हम चाहते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ हमें मिल जाएं, या वो कोई हमें कोई उससे प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो तब भी हम बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं। और इसकी रीज़न मैंने पहले आपको बताई, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करता है साथ साथ जो हमारा जीन है जो हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करे और हमें कोई भी प्रोडक्ट दे, तो वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई करता है और इस तरीके से हमें यहाँ एंड पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी जीन से, मिसाल के तौर पे जो इंसुलिन जीन है, हम चाहते हैं कि हमें जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको हम लैब के अंदर प्रिपेयर करें या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम उसको प्रिपेयर करें और सप्लाई करें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थ्रू, ताकि लोग जो हैं उसको यूज़ कर सकें फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या है? आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है हमारा? इसमें अगर हम इंसुलिन की एग्जांपल लें तो जो जीन इंसुलिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियर है ही आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म। जिससे उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो लोकेट करता है कि इस जगह पे प्रेजेंट है। उसके बाद ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो उसको वहाँ से कट कर लेते हैं लाइक अ सीजर, और उन एंजाइम्स को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो वो डोनर ऑर्गेनिज्म यानी जिससे हमने वो जीन लेना है उसके टोटल जो बाकी जो डीएनए है उसको वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो जीन इंसुलिन को बनाता है उसको वहाँ से कट कर लिया जाता है विद दी स्पेसिफिक एंजाइम्स विच आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब हमने ये वहाँ से कट कर लिया, आगे मैं डायग्राम के थ्रू आपको दोबारा से समझाऊंगी ये चीज़। अब इसको कट करके तो हमने अब इसको भेजना है एक बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियम क्या है? इसका होस्ट सेल है। जहाँ से हमने लिया वो इसका डोनर था और जिसमें ये जाएगा वो इसका होस्ट सेल है।
तो यहाँ से इसको कट करके पहले हमने किसी और चीज़ के साथ अटैच करना है और वो फिर लेके जाएगा उसको बैक्टीरियम के अंदर। उस चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है आमतौर पे कि जो बैक्टीरिया हैं उनमें एक तो उनका अपना डीएनए होता है, इसके अलावा उसमें सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं राउंडेड, जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, और इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। ये सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, और इनकी तादाद जो है वो भी डिफरेंट होती है बैक्टीरिया में। तो बहरहाल प्लाज्मिड्स को निकाला जाता है उनके अंदर से, बैक्टीरिया के अंदर से, और फिर उन प्लाज्मिड्स के साथ ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको अटैच करके दोबारा से एंटर कर दिया जाता है इनटू बैक्टीरिया। और अब जब ये जो डीएनए है ये जाएगा प्लाज्मिड के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर, तो वहाँ जाके अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जब ये वेक्टर के साथ अटैच था, तो उसको जोड़ने के लिए जो है वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइगेजेस। यानी वेक्टर के साथ हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ा गया ग्लू लाइक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि ग्लू का काम कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं एक फॉरेन डीएनए को पहले से जो प्रेजेंट डीएनए उसके साथ, उन्हें कहते हैं लाइगेजेस। और जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द डीएनए और पीसेस ऑफ डीएनए। तो अब जो वेक्टर डीएनए है और अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसमें नए कम्बिनेशंस आ गए। पहले जो उसका जो वेक्टर था या जो प्लाज्मिड था उसके अंदर डीएनए और था, लेकिन चूंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ अटैच कर दिया है, इसलिए अब वो पहले से चेंज हो गया है। तो अब इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। स्टेप जो है वो क्या है कि जब हमने उस प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अटैच कर दिया है, अब हम उसको एंटर कर देंगे इन द बैक्टीरियम। और इस तरीके से जब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उस प्लाज्मिड के थ्रू चला जाएगा उस बैक्टीरियम के अंदर, तो अब वो बैक्टीरियम जो है दैट विल बी अ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो चेंज हो गया पहले से, क्योंकि उसमें एक नया जीन एंटर हो गया है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमओ। ये जो जीएमओ की टर्म है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीएमओज हैं जिनका जो डीएनए है वो साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया है ताकि अपनी जो मर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें वो पैदा कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ ग्रोथ ऑफ द जीएमओ। अब जो जीएमओज हैं उनको ऐसी इन्वायरमेंट दी जाती है लैब्स के अंदर, या बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं, उनके अंदर डाल के, और जीएमओज जो हैं उनको ऐसी इन्वायरमेंट दी जाती है, इस तरह का मीडियम दिया जाता है, यानी वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको दिए जाते हैं जिनकी वजह से वो इजीली ग्रो करते हैं। अब जाहिर है जब जो जीएमओ है जब ये ग्रो करेगा, यहाँ पे जीएमओ किस चीज़ को हम कह रहे हैं, बैक्टीरिया को, जिसके अंदर हमने एक फॉरेन डीएनए एंटर कर दिया। तो अब जो बैक्टीरिया है या जो दूसरे अल्फाज में जिनको हम जीएमओ कहते हैं, जब इनको सारी कंडीशंस मिलेंगी जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तो अब वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो साथ साथ जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी असल में हम चाहते हैं कि उसकी रेप्लिकेशन हो या वो उसकी कॉपीज़ प्रोड्यूस हो बहुत ज़्यादा, तो वो भी ज़ाहिर है कि नेचुरली वो भी साथ मल्टीप्लाई करेगा। और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि अब जो है वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ख़ुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। किस फॉर्म में कि जो भी प्रोडक्ट हम चाहते थे कि वो बनाए वो बनाना शुरू कर देगा। जैसे हमारे इस केस में इंसुलिन जो है वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, तो जब इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने लग गई है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा प्रोसेस दिखाया है उन्होंने। ये ह्यूमन सेल है, और चूँकि जेनेटिक मैपिंग ऑलरेडी हुई है, पूरी ह्यूमन जीनोम जो है उसका मैप बना हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उसमें साइंटिस्ट को पता है कि यहाँ पे जो है वो ह्यूमन इंसुलिन जीन है। इसको यहाँ से काट के और ये देखें यहाँ पे निकाल लिया गया, पूरा क्रोमोसोम निकाला, और ये जो येलो वाला जो पार्ट है इसको कट करके अलग कर लिया गया। दिस इज़ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड्स को निकालेंगे, और ये जो प्लाज्मिड है हमारा ये वेक्टर है, क्योंकि इसने कैरी करना है इसको आगे। तो फिज़िक्स में भी जो वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर होती हैं। तो वेक्टर क्या करता है कि वो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमने किस तरफ को जाना है। तो बिल्कुल इस तरीके से ये जो वेक्टर है ये भी उसको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को रास्ता बताता है कि इसने कहाँ जाके अपना काम करना है।
तो यहाँ से प्लाज्मिड निकाला गया, इसके बाद इसमें से यहाँ से जीन जो है वो काट दी गई है ताकि नई जीन इसके अंदर डाली जा सके। कौन सी जीन? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये अटैच हो गई इस प्लाज्मिड के साथ और इसको अब एंटर कर दिया गया इन बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो बैक्टीरिया हैं नाउ दे हैव बिकम GMOs और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये देखिए इसके अंदर ये प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है। अब प्लाज्मिड में ये सलाहियत होती है कि अगर बैक्टीरियम डिवाइड कर रहा है तो अगर वो बैक्टीरियम खुद जो है वो 2 दफ़ा डिवाइड हुआ है, हो सकता है कि प्लाज्मिड जो है वो 6 दफ़ा डिवाइड हो चुका हो, मतलब वो बैक्टीरिया से इंडिपेंडेंटली डिवाइड होता है। इसलिए आपने देखा यहाँ पे कि ये एक बैक्टीरिया है, इसने 2 बना लिए, यहाँ पे 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, लेकिन आगे जाके देखिए इसमें 3 4 4 भी बन गए हैं, ज़्यादा बन गए हैं। तो और बैक्टीरिया जो है वो तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहा है और साथ साथ हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट कर रही है। और एंड पे जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगी, यानी जीन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगी, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो इंसुलिन बनती है इस प्रोसेस के थ्रू ये 100% बिल्कुल वैसी ही होती है कि जैसे हमारा पेंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर बना रहा होता है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसानी हो गई है और उनके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना जो है वो बहुत इजी हो गया है। एक ज़माने में ऐसा होता था कि जो पेशेंट्स थे उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी। वजह क्या होती थी कि जो इंसुलिन वो एनिमल से ले रहे होते थे, एनिमल सोर्सेज के थ्रू, कुछ अर्से के बाद वो इनफेक्टिव हो जाती थी, यानी हमारी बॉडी में वो उस तरह से कंट्रोल नहीं करती थी उसको, शुगर को या डायबिटीज़ को, कि जैसे हमारी अपनी इंसुलिन कर सकती है। तो इस तरीके से फिर बहुत शदीद ज़रूरत थी कि कोई ऐसा तरीका हो कि हमारी जैसी इंसुलिन बॉडी बनाती है बिल्कुल वैसी इंसुलिन जो है वो हमें मिल सके।